Two charges are placed certain distance apart. Two charges are placed certain distance apart in air and exert a force F on each other. What should be the corresponding distance? What should be the corresponding distance between the two charges, same two charges? What should be the corresponding distance between the same two charges in a medium of relative permittivity epsilon r, so that force remains unchanged? What should be the corresponding distance between the same two charges in medium of relative permittivity epsilon r, so that force remains unchanged? हमें बेसिकली दिया है कि दो चार्जेस अगर एयर में है, लेट द टू चार्जेस बी Q1 and Q2. This will be the force between charges in air. हमें बताना है इनको मीडियम में हम किस डिस्टेंस पे रखें. R dash, so that force remains unchanged. We say in medium, let corresponding distance be R dash. For force to remains unchanged. मीडियम में फॉर्मूला फोर्स अनचेंज्ड है तो फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कर दो. This implies that आया समझ कैसे किया? यस इसका मतलब क्या हुआ? Distance r in air is equivalent to r dash in medium, then force will remain unchanged. कि अगर मीडियम में हमें डिस्टेंस r डैश दिया है तो उसको एयर में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि r डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन r इनटू r. यहां तक लिखो, फिर इसके आगे कंक्लूजन लिखाता हूं मैं. This implies that this implies that distance r dash in medium, distance r dash in medium
is equivalent to distance r in air. Distance r dash in medium is equivalent to distance r in air if r is equals to under root epsilon r into r dash. Under root epsilon r into r dash. नेक्स्ट लिखो. Find the force between two charges Q1 and Q2 separated by distance r. Find the force between charges Q1 and Q2 separated by distance r if the region between two charges is partially filled. Region between two charges is partially filled with a medium of relative permittivity epsilon r as shown in figure. चार्जेस में डिस्टेंस r है, बीच में थिकनेस t, डाइलेक्ट्रिक फील्ड है. पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पूरे में मीडियम फील्ड नहीं है, एक रीजन में डाइलेक्ट्रिक या मीडियम फील्ड है. तो हाउ विल यू सॉल्व इट? कैसे करें सॉल्व? सर r माइनस टी प्लस अंडर रूट ई आर टी. r माइनस टी प्लस अंडर रूट ई आर टी, बिल्कुल ठीक. मतलब जो हम डिस्टेंस ले लेंगे, डिस्टेंस t इन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट एप्सिलॉन r इनटू t इन एयर. तो इसमें अगर हम देखें इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज r माइनस t इन एयर, इतने रीजन में एयर है, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी पिछले न्यूमेरिकल में प्रूव किया कि डिस्टेंस r डैश इन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट एप्सिलॉन r इनटू r डैश इन एयर. सो इतने रीजन में अगर t रीजन में मीडियम है, इसकी जगह एयर का कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन r इनटू t. इंप्लाइज फोर्स इन चार्जेस और डिस्टेंस को हम लेंगे r माइनस टी प्लस आया समझ कैसे लिखा है फॉर्मूला? क्लियर है सबको कि मीडियम का जो भी डिस्टेंस दिया, जैसे मैं आपको ऐसे देता, मान लो ये दो चार्जेस, इसमें दो मीडियम फिल किए,
मैंने इसमें 2 मीडियम फिल कर दिए। एक की थिकनेस T1, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1 T2 एंड एप्सिलॉन R2, तो इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर कितना लूं मैं? इन दोनों में फोर्स कितनी होगी Q1 Q2 में? सर इसमें डिस्टेंस अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट R1 और इंटू T1 प्लस T2 इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट R2। बिल्कुल ठीक। जो डिस्टेंस लेना है दैट वुड बी अंडर रूट एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन R2 इंटू T2। तो कोई भी आएगा, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन इस तरह के, सर जब इसका पार्शियली मतलब फिल्ड मीडियम आएगा। ये है ना कि मीडियम में उसका जो डिस्टेंस है वो T है, और अगर एयर में होगा तो ये होगा। एयर में लेना है फोर्स ताकि ना बदले, एयर में लेना है तो उसको अंडर रूट एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस। नेक्स्ट राइट। Two free point charges. Two free point charges, 4E and plus E, are placed distance A apart. रिपीट कर दो, हम चार्जेस से बात कर रहे हैं। Two free point charges, 4E and E, are placed distance A apart. Where should a third point charge? Where should a third point charge Q be placed? Where should a third point charge Q be placed? Between them, such that system is in equilibrium. What type of equilibrium? What type of equilibrium will it be? What type of equilibrium will it be? So that system is in equilibrium. What type of equilibrium will it be? हमें दिया है कि दो चार्जेस हैं, +4E एंड +E। पहले तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो थर्ड कहाँ रखे सो दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। बिटवीन देम। सो यहाँ पे कहीं पे रख लिया मैंने, से लेट इट बी P। यहाँ से डिस्टेंस x, हमने बताना है थर्ड चार्ज कहाँ रखे ताकि, और कितना हो, ताकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब सिर्फ इस पे नेट फोर्स 0 नहीं चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स 0 चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स 0 चाहिए, तीनों चार्जेस पे। सो पहला कंसेप्ट तो सिंपल है, as the two charges are both positive,
net force on at a distance x from 4e. हमें थर्ड चार्ज पता नहीं है अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट कुछ भी अगर इसको भी मैं पॉजिटिव लेता हूं तो फोर्स एक्सर्टेड बाय 4e शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय e. 4e ने कितनी फोर्स एक्सर्ट की? एंड e ने फोर्स एक्सर्ट की so you get 4 by x square तीसरा चार्ज रखना तो यहीं पे पड़ेगा and x is equals to 2a by 3 from 4e. अब इस डायग्राम को एक बार दोबारा से देखो. इस 4e को प्लस ही रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? इस 4e चार्ज को प्लस ही रिपेल करेगा. किस डायरेक्शन में? लेफ्ट. दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय E. तो इस पे नेट फोर्स 0 कब होगी? जब Q अट्रैक्ट करे या रिपेल करे? मतलब ये तीसरा चार्ज नेगेटिव ही होना चाहिए. यस. इसको भी देख सकते थे, इसको 4 ही रिपेल करेगा तो Q अट्रैक्ट करेगा, तभी ये नेगेटिव कैंसिल होंगी फोर्सेस. तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो तीसरा चार्ज है वो नेगेटिव ही है. समझ आया ये पॉइंट? यस सर. सो बिकॉज 4e और E के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, 4e और Q में अट्रैक्टिव होगी तो नेट फोर्स 0 आएगी 4e पे. सो यू कैन राइट दिस पॉइंट as there exists repulsive force between 4e and E, as there exists repulsive force between 4e and E, as there exists repulsive force between 4e and E, net force on 4e can be 0 if and only if third charge Q is negative, if and only if third charge Q is negative and the attractive force of Q balance the repulsive force of E. E और 4e में repulsive force और Q और 4e में attractive force. Distance है 2a by 3. यहां से सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है. So third charge should be minus 4 by 9e.
Third chart should be minus 4 by 9e. Clear? देखो किसी को डाउट है इस न्यूमेरिकल में तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखा है तो तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो आप मैंने इसमें 4e पे किया आप e पे करोगे तो भी यही आंसर आएगा कि अगर आप 4e की जगह e पे नेट फोर्स जीरो कर दोगे तो नेक्स्ट राइट चार्ज कैपिटल Q charge capital Q is divided into two parts. Charge capital Q is divided into two parts. Such that charge capital Q is divided into two parts such that when placed certain distance apart, the force between two parts is maximum. Sir, repeat करना. Such that when placed certain distance apart, the force between two parts is maximum. Find the ratio in which capital Q is divided. Find the ratio in which capital Q is divided. One ratio one. 1:1 कैसे करोगे? सर जैसे ऐसे ग्रेविटेशन में हिट एंड ट्राइस से निकाल के देखा था. हाँ तो करो उसको दोबारा से. सेम हाँ ग्रेविटेशन में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था. हमें दिया है कि हमने एक चार्ज कैपिटल Q को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो एक स्मॉल q है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. हमने बताना है इनके बीच में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम कब होगी, किस रेशियो में डिवाइड करें.
and place certain distance apart. सर 1:1 1:1. सर फोर्स को सर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया सर, तो मैक्सिमम Maxima minima theorem. For force to be maximum, its differentiation should be 0. और वेरिएबल कौन सा? स्मॉल q. सर स्मॉल क्यू. So you have to basically differentiate q minus q square. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? q minus 2q इज इक्वल टू 0. सो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तभी फोर्स मैक्सिमम आएगी. सो q इज इक्वल टू q by 2. q is equals to q by 2. सर इसके अंदर स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया है, एक बार ये समझा दो. बिकॉज वेरिएबल एक ही है सिर्फ स्मॉल q, बाकी तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है. तो वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट कैपिटल q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है. तो जो सर अगर वेरिएबल होगा इसमें उसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं सर ना. अगर इसमें मान लो 2 वेरिएबल्स होंगे तो उस केस में क्या करेंगे? तो फिर उन दोनों में पहले रिलेशन निकालना पड़ता है दोनों वेरिएबल्स में. तो इसलिए सिंगल वेरिएबल के साथ ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन. जी सर. नेक्स्ट टू राइट. A particle A having charge 2 microcoulomb, particle A having charge 2 microcoulomb is held fixed on a horizontal table. A second charge particle, सर 2 कूलम के बाद क्या बोला था? इज हेल्ड 2 microcoulomb is held fixed on a horizontal table. जिनके पास HC पास पड़ी है, HC वॉल्यूम 2, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 29. HCV का क्वेश्चन लिखा रहा हूं ये मैं. पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 29. HC volume 2. A second charged particle of mass 80 gram. सिग्मा हॉरिजॉन्टल टेबल के बाद रिपीट कर दो. उसके बाद ही लिखा रहा हूं. A second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on a table at a distance of 10 centimeter from the first charge. Coefficient of friction between table and the second particle. Coefficient of friction between table and the second particle is 0.2. Find the range within which the charge of the second particle may lie. Find the range within which the charge on the second particle may lie.
हमें पहला सर ये चार्ज फ्रिक्शन दिया, दोनों पे एक्ट कर रहा है सर, फ्रिक्शन दोनों बॉडीज पे एक्ट कर रही है क्या, दोनों चार्जेस पे? मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा दिया जैसे बुक में दिया था, बाकी आपको खुद सोचना है। जब मैंने इसको फिक्स्ड दे दिया तो सब क्लियर हो गया। फिक्स्ड पार्टिकल पे कभी फ्रिक्शन लगी है ऐसे जो फिक्स्ड ही कर दिया? वो तो उसने तो हिलना ही नहीं। फ्रिक्शन तो मोशन को अपोज करती है ना, व्हेन इट ट्राइज टू मूव, वो तो फिक्स्ड है। और इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्टिकल पे अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव? Repulsive. दोनों हो सकती हैं, हमें क्या पता। दोनों हो अगर सकते ये हैं। सेकेंड चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ और फ्रिक्शन इधर। बट अगर सेकेंड चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और फ्रिक्शन इस तरफ। तो बेसिकली करना तो एक ही है कि ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन। तो बैलेंस कर दो इनको। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एक्ट करेगी, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg mg mg, mg तो ये होगी म्यू एम जी। म्यू एम जी और एफ ई को इक्वेट करके क्यू की वैल्यू निकाल लो कितनी आती है। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। और रेंज किस लिए कहा उन्होंने, बिकॉज जो हम वैल्यू निकालेंगे उससे कम तो हो ही सकती है ना, फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है। हमने मान लो इस फॉर्मूला से वैल्यू निकाल ली, हमने इस फॉर्मूला से वैल्यू निकाल ली, क्यू की कुछ वैल्यू आ गई, तो वो तो मैक्सिमम इतना चार्ज हो सकता है, उससे कम तो हो ही सकता है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ यस सर। एडजस्टिंग है। अगर रिपल्सिव फोर्स कम होगी म्यू एम जी, सॉरी रिपल्सिव फोर्स एफ ई कम होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी नहीं होगी, फिर कितनी होगी? म्यू एम जी किसकी वैल्यू थी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे कम तो जीरो से लेके म्यू एम जी तक कोई भी वैल्यू हो सकती थी। तो यहां से जो फॉर्मूला निकलेगा वो मैक्सिमम चार्ज का निकलेगा। तो चार्ज जीरो से लेके क्यू तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, और प्लस माइनस दोनों। सो यू कैन राइट, कंसेप्ट लिख लो पहले इसका। if we equate if we equate electrostatic force with if we equate electrostatic force with limiting value of friction, electrostatic force with limiting value of friction, it gives us the maximum value of charge. It gives us the maximum value of charge which second body can have. If this value comes out to be Q, if this value comes out to be Q, the range in which second charge, the range of values which second charge can have is माइनस क्यू टू प्लस क्यू, सारी वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब जैसे माइनस मान लो 2 माइक्रोकूलम आ गया तो -2 माइक्रोकूलम से +2 माइक्रोकूलम तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो क्यू निकालो कितना आता है यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू।
कि क्यू कितना आया। (8.89 into 10 raised to power -8). चेक करो बुक किसी ने खोली हुई है तो क्या आंसर दिया बुक में इसका। सर 44.44 मेरा है ये। 29th क्वेश्चन का आंसर बुक में दिया है +/(8.71 into 10 to the power -8). 8.71 ± 10 to the power -8। मैंने HC में जो आंसर दिया वो बताया और ये ठीक ही होगा। नॉर्मली नहीं आ रहा तो आपकी गलती होगी। ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं दिया HC में आंसर। सर 8.89 into 10 raised to power -8 आ रहा है। जी की वैल्यू 10 लीजिए। वो 9.8 लोगे तो फिर एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके सर। हो सकता है 9.8 लेके सॉल्व किया हो। सर आंसर क्या है? 8.71 into 10 to the power -8। सर उसका नियरली आ गया 8.88। वो आप सब जी को 10 लेके कर रहे हो ना, पावर उसमें ही 9.8। सेम आ रही है। पावर सर ठीक पावर क्या है थी उसकी? -8। ये सर ये है। तो पावर -7 आ रही है। कैलकुलेशन में गलती हो गई। अगर सबकी -8 आ रही है, आपकी -7 आ रही है, मींस देयर इज सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन। कुछ है तो सही नहीं फॉर्मूला में। आपको सिंपल फोर्सेस को इक्वेट करना है। फोर्सेस को अगर मैं इक्वेट करूं, सर 9.8 लेकर सेम आ रही है वैल्यू 8.71 into 10 raised to power -8। मास कितना गिवन था? 80 ग्राम। यहां से क्यू निकालना है, जो भी आएगा। मैथ्स ही तो है सिंपल। दो कन्वर्जन्स थी, एक यहाँ पे और एक इधर। 80 ग्राम्स को केजीज में लेना है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया, उसे मीटर्स में लेना है। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। यस सर यही। नेक्स्ट राइट। Two small equally charged spheres. Two small equally charged spheres, each of mass m, are suspended from same point by silk threads of length L. The distance between the spheres सर एक बार रिपीट कर दो। हम सेम पॉइंट की बात कर रहे थे विद सिल्क। same point by silk threads of length L. The distance between the spheres in equilibrium is x, in bracket में x is very much less than L, is x and x is very much less than L. Find the rate dq by dt. Find the rate dq by dt at which
charge leaks off each sphere find the rate dq by dt at which charge leaks off each sphere if their approach velocity is v is equal to a by under root x where a is constant. सर एक बार रिपीट कर दो ऑफ ईच अप्रोच वेलोसिटी एक बार रिपीट कर दो सर क्या थी Approach velocity is v is equal to a by under root x where a is constant. हमें ऐसे दो चार्जेस दिए हैं इक्वली चार्ज्ड हैं कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है O से इनके बीच में रिपल्शन थी इसलिए इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया x इन्होंने रिपेल किया और ऐसे x डिस्टेंस पे आ गए फिर इन पे चार्ज जो था Q वो लीक होना शुरू हो गया तो चार्ज अगर कम होगा तो पास आएंगे या दूर जाएंगे पास आएंगे तो वो अप्रोच वेलोसिटी दे दी कि v इज इक्वल टू a बाय रूट x x ये डिस्टेंस है एट एनी इंस्टेंट तो हमने बताना है dq बाई dt कितना है ठीक है ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग प्रॉब्लम कहते हैं इसको एक चार्ज पे फोकस करो से मैं इस पे फोकस करता हूं इनमें से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस पे फोर्सेस कौन सी लग रही हैं mg acting downwards tension in the string electrostatic repulsive force किसके कंपोनेंट बनाए टेंशन जिस साइड एंगल है दैट शुड बी टेंशन टी cos थीटा इक्विलिब्रियम कब होगा व्हेन t sin theta is equals to fe and t cos theta is equal to mg mg स्ट्रिंग प्रॉब्लम कभी भी आएगी पहला स्टेप यही रहेगा इक्विलिब्रियम है अभी नोट ना करना ऊपर थोड़ा सा लिखाना है मेरे को t sin theta is fe तो tan theta is tan theta को मैं लिख देता हूं x by 2l ये कैसे फिर ट्राइंगल में वो ही बन रहा है अगर थीटा स्मॉल है बिकॉज हमें दिया x इज वेरी मच लेस देन l tan theta is almost equal to sin theta और sin theta कितना होगा ये पूरा x है तो दिस इज x by 2 perpendicular upon hypotenuse fe की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught यही बना फॉर्मूला ठीक है ये फॉर्मूला सर ये बाय एक्स स्क्वायर कैसे आया दोनों चार्जेस में डिस्टेंस कितना है अच्छा ओके सर ठीक है सर कूलम्स लॉ यही है ना 1 by 4 pi epsilon naught q square by x square इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं x by 2l x cube
यही बनी इक्वेशन। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डी क्यू बाई डी टी की। तो क्यू स्क्वायर इज क्यू कितना हो जाएगा? ये सारी टर्म कांस्टेंट है। x रेज टू पावर 3/2 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? कांस्टेंट तो ऐसे ही रहने दो। x रेज टू पावर 3/2 की डिफरेंशिएशन काफी है या कुछ और भी करूं? dx by dt. dx by dt velocity इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। डी क्यू बाई डी टी इज dx by dt हमें गिवन है अप्रोच वेलोसिटी a by root x। वो कांस्टेंट भी है साथ में, वो छूट गया हमारा। ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई। आप पहले यहां तक देखो, ये समझ में आया जो मैंने किया था शुरू में, पहला स्टेप। बिकॉज इसके जैसे HC में भी 4 न्यूमेरिकल है। ये समझ आ रहा है यहां तक जो किया? बिकॉज इसके बाद तो मैथ शुरू हो गई सारी कि x की वैल्यू निकाल ली, q की वैल्यू निकाल ली, q को डिफरेंशिएट कर दिया एंड यू गेट द आंसर। सो इसका कंसेप्ट लिखो सबसे पहले ऊपर। as the two charges are similar, therefore they will repel each other. As the two charges are similar, therefore they will repel each other. And in equilibrium, net force on both the charges is 0. And in equilibrium, net force on both the charges is 0. The forces acting on any one charge are A part, weight acting vertically downwards, second is electrostatic repulsive force, and third is tension in the string. Making components of tension. For equilibrium, T sin theta is equals to Fe and T cos theta is equals to mg। फिर ये नोट कर दो, इसमें देख लो कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो। कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो कैसे किया।
सर थोड़ा नीचे वाला सर लिखा दो। सर डी क्यू क्या किया था आपने, समझ में नहीं आया ये बेसिकली, यहाँ से क्यू थोड़ा को नेटवर्क इशू डिफरेंशिएट था। किया ना, हमें डी क्यू बाई डी टी निकालना है। ठीक है सर, ठीक है, आगे समझ। सर सर बोर्ड थोड़ा आप नीचे कर लो। पहले यहाँ तक तो नोट कर दो ना, अभी नहीं तो ऊपर वाला मिस हो जाएगा फिर किसी का। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं कर देता हूँ तो। और फिर इसके बाद तो एक ही स्टेप रह गया बस। एक सिमिलर क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। Two charged spheres suspended, two similarly charged spheres suspended from a common point using silk threads. Using silk threads makes an angle of 30 degree between strings in equilibrium. Makes an angle of 30 degree between strings in equilibrium. The whole setup is immersed in liquid of density 800 kg per meter cube. And the angle between strings remains unchanged. And the angle between strings remains unchanged. Find. Dielectric constant of liquid. Dielectric constant means relative permittivity. Yeah, find relative permittivity लिख लो अभिषेक. Find relative permittivity of liquid if density of sphere is 1600 kg per meter cube. Find relative permittivity of liquid if. सर रिलेटिव परमिटिविटी से रिपीट कर दो। Find relative permittivity of liquid if density of sphere is 1600 kg per meter cube. क्वेश्चन समझ आया? हमें दिया है दो स्फीयर्स हैं, एयर में स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल बन रहा है कुछ भी से, लेट इट बी थीटा। हमें कहा ये सारा का सारा apparatus किसी लिक्विड में डाल दिया तो स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल अभी भी सेम ही बन रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है लिक्विड का? अभी करोगे या होमवर्क में करोगे? देखो कुछ खास करना नहीं है, ऐसे बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, अगर पहला ये वाला समझ आ गया तो।
हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, MgFET। एक मीडियम में और बना लेते हैं। मीडियम में अगर मैं मीडियम की बात करूं, बेसिकली दो चेंजेस आएंगे। बिकॉज ये अगर वी रो जी है, मीडियम में अपथ्रस्ट लगेगी तो वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। यस सर। दूसरा चेंज आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। एयर में अगर Fe थी तो मीडियम में Fe बाय एप्सिलॉन आर। यहां पे tan थीटा क्या आ रहा था? इधर tan थीटा क्या आ जाएगा? बिकॉज थीटा तो चेंज किया नहीं। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ tan थीटा। हमने अब साइलन आर बताना था, इट्स रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। वो आंसर है। समझ में आया चेंज? अगर एयर में वेट को आप वी रो जी लेते हो, जब लिक्विड में आएगा तो अपथ्रस्ट एक्ट करेगी तो वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। एयर में अगर फोर्स Fe है तो मीडियम में Fe बाय एप्सिलॉन आर। सो Fe की जगह Fe बाय एप्सिलॉन आर, वी रो जी की जगह वी रो माइनस वी सिग्मा जी, एंड tan थीटा की वैल्यू इक्वेट कर देनी है। और ये जेईई एडवांस में आया था क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो। देखो इसमें किसी को डाउट है तो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे से। यहां तक समझ आ गया था पिछले क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe बाय mg। रिस्पॉन्ड नहीं करते, जाग रहे होते हो कि सो जाते हो? मैंने कैमरा ऑन कराने शुरू कर देने सबके, बिकॉज मेरे को ये भी नहीं पता चलता आप सो रहे हो कि जाग रहे हो। सर आ गया सर। आ गया सर। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं कल इसके आगे। एंड होमवर्क के लिए HC के क्वेश्चन नंबर 1 2 कर वैसे आप सकते हो अब 1 to 33, बट एक दिन के लिए 15 या 16 ले लो। फर्स्ट 15 और फर्स्ट 16। 15 छोड़ सकते हो, फर्स्ट 16 ले लो। 15 क्वेश्चन मत करना बेशक, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट 16, पर अगर हो जाए तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 33। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप पीडीएफ भेज सकते हो HC वर्मा की? HC वर्मा की PDF मैं देख दूंगा, शायद है नहीं मेरे पास HC की PDF। सर बस वो असाइनमेंट के इन वाले पेजेस की फोटो खींच देना, अभी 2-3 दिन तक नहीं मिलेगी। ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। जिनके पास नहीं है मैं एक्सरसाइज वाले पेज भेज दूंगा। ओके सर। सो आज वाले न्यूमेरिकल एक बार दोबारा देख लेना। कोई भी डाउट हो तो कल मेरे से पूछना, इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आए तो।